नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम GFR 2017 के चैप्टर 9 के रूल 228 से 229 के बीच डिस्कशन करने जा रहे हैं। ध्यान रहे GFR 2017 कई बार अपडेट हुआ है विद अमेंडमेंट्स, और जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज अपडेटेड अप टू 31 जुलाई 2024। इससे पहले के दो अमेंडमेंट जो थे वो हमने आपको उसका वीडियो बना करके डाल दिया। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अमेंडमेंट के नाम से पार्ट 1 पार्ट 2 है। ठीक है। जो 9 चैप्टर है ये ग्रांट्स इन एड एंड लोन्स के बारे में डिस्कस करता है, प्रोविजन प्रोवाइड करता है। चैप्टर 9 में प्रोविजन जो है वो दो हिस्से में बटा हुआ है, ग्रांट्स इन एड एंड लोन्स। दो पार्ट में ये चैप्टर बटा हुआ है। चैप्टर चूंकि बड़ा है इसलिए इस सेशन में हम रूल 228 और 229 का ही डिस्कशन करने। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्रांट्स इन एड होता क्या है। ग्रांट्स इन एड, जिसको हिंदी में सहायता अनुदान कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको फाइनेंशियल एड की आवश्यकता पड़ती है। ग्रांट्स इन एड मतलब फाइनेंशियल एड। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको रन करने के लिए ही ग्रांट की जरूरत पड़ती है। कुछ स्कॉलरशिप देने के लिए ग्रांट की जरूरत पड़ती है। कुछ स्टाइपेंड देने के लिए ग्रांट की जरूरत पड़ती है। तो ग्रांट की जरूरत पड़ती है। ग्रांट का मतलब सहायता अनुदान। और ये सब जो चीज ग्रांट्स जो है बजट का ही एक पार्ट है। बजट में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें मेंशन करती है कि इस इंस्टीट्यूट को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस स्कीम को, इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम ग्रांट्स इन एड इतना अमाउंट का दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा डिवीजन है। मोर देन 500 करोड़ रुपीस का अलग से है और बिलो 500 करोड़ रुपीस का अलग से है। बट एक चीज है, जहां कहीं भी गवर्नमेंट का 1 रुपया भी जाएगा किसी भी रूप में, चाहे वो ग्रांट के रूप में ही क्यों ना हो, उसका मैंडेटरी ऑडिट होता है। अगर ऑडिट नहीं होता है तो समस्या बढ़ेगी। ऑडिट इसलिए होता है कि जो ग्रांट जिस पर्पस के लिए गया था उस पर्पस के लिए ही खर्चा हुआ कि नहीं, और दूसरी की जो एक्सपेंडिचर हुए वो जुडिशियसली राइट एक्सपेंडिचर थे कि नहीं, इसलिए ऑडिट कराना पड़ता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ग्रांट्स इन एड आर पेमेंट्स इन नेचर ऑफ असिस्टेंस, डोनेशन और कंट्रीब्यूशंस मेड बाय वन गवर्नमेंट टू अनदर। सो एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को भी एड देती है, डोनेशन देती है, कंट्रीब्यूशन देती है। चाहे वो गवर्नमेंट को भी दे सकती है, बॉडी को भी दे सकती है, इंस्टीट्यूशन को भी दे सकती है, इंडिविजुअल को भी दे सकती है। ग्रांट्स इन एड आर गिवन बाय यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी ग्रांट देती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी एड देती है। कई प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं जिनको एड देती है, वो रूल 228 में मेंशन किया हुआ है। उसकी डिस्कशन हम वहां पर करेंगे। Similarly, state government also disburse grants in aid to agencies, bodies and institutions such as universities. यूनिवर्सिटी को ग्रांट देना पड़ता है, हॉस्पिटल्स को ग्रांट देना पड़ता है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देना पड़ता है, और ऐसे मिलते जुलते और भी इंस्टीट्यूशन है जिनको ग्रांट की आवश्यकता पड़ती है, जिनको सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ये लोन नहीं है, ये ग्रांट है। एक बार दे दिया गया, दे दिया गया। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू टेक इट बैक। Only thing is it should be used for the purpose for which it is paid. The grants so released are utilized by these agencies, bodies and institutions for meeting day-to-day operating expenses and for creation of capital asset beside delivery of services. So basically delivery of services के लिए ये grant दिया जाता है। ये रहा इंग्लिश में। हिंदी में क्या है? हिंदी में जो है ग्रांट्स इन एड को सहायता अनुदान कहते हैं।
ये एक प्रकार का वित्तीय सहायता है, मॉनेटरी बेनिफिट है, मॉनेटरी असिस्टेंस है, जो किसी विशेष परियोजना या कार्यक्रम को निधि देने के लिए की जाती है। इसे संघीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, देश, ठीक है। अंतर क्या है? एक लोन भी होता है और एक ग्रांट्स इन एड भी होता है। तो ग्रांट्स इन एड और लोन में क्या डिफरेंस है? तो जो लोन होता है, जिसको हिंदी में ऋण कहते हैं, ग्रांट्स इन एड ऋण नहीं है। अगर ऋण होता तो उसको रिफंड करना पड़ता। जो अनुदान है, सहायता अनुदान है, इसका पुनर्भुगतान, रिफंड करने की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा पेक्यूलियर फीचर है। और अनुदान सहायता के लिए संघीय सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही धन खर्च करना है। जिस स्कीम के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस पर्पस के लिए, जिस एक्टिविटीज के लिए ये ग्रांट दिया गया है, उसी पर्पस के लिए, उसी स्कीम के लिए, उसी स्कीम ऑब्जेक्ट के लिए एक्सपेंडिचर होना है। अनुदान सहायता के जरिए सरकार किसी उपराष्ट्रीय सरकार को खास सेवाएं दे सकती है या किसी खास सेवा परियोजना को निधि दे सकती है। राज्य सरकार को भी और केंद्र शासित राज्यों को भी ऐड दिया जाता है। अनुदान सहायता के लिए आमतौर पर गवर्निंग बॉडी द्वारा तय आवश्यकताएं और मानक होते हैं। सो ग्रांट्स के लिए एक अलग से गवर्निंग बॉडी होती है और वो डिसाइड करते हैं कि क्या नीड्स हैं और क्या स्टैंडर्ड होंगे। अनुदान सहायता को कर के पैसों से वित्त पोषित किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से इसका लिया जाता है और कंसोलिडेटेड फंड से 1 रुपया भी लेंगे, पार्लियामेंट के अप्रूवल चाहिए। सो दैट इज वाई ग्रांट्स आर पार्ट ऑफ द बजट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू है, उसी रेवेन्यू में से ग्रांट्स को दिया जाता है। इसलिए धन का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए कठोर अनुपालन और रिपोर्टिंग का प्रावधान होता है। सो इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होनी चाहिए, उसकी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग सही तरीके से होनी ही चाहिए, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड फंड से निकाल के खर्चा किया जा रहा है, राइट। चलिए अब इसके प्रोविजन को देख लेते हैं। एंड प्रोविजन जो दिया है रूल नंबर 228 में दिया है। रूल नंबर 228 क्या बोल रहा है? As a general principle, grants in aid can be given to a person or a public body or an institution having a distinct legal entity. देखिए ये जो रूल 228 है, इसमें कह रहा है कि ग्रांट किसको दिया जा सकता है। किसको? टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। टू ए पब्लिक बॉडी, किसी पब्लिक बॉडी को दिया जा सकता है। किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है हैविंग ए डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, मतलब रजिस्टर्ड बॉडी होगी, उसको दिया जा सकता है। सो 228 का क्या क्या इसमें बाइफरकेशन हो गया। ग्रांट्स इन एड कैन बी गिवन टू अ पर्सन, देख लीजिए, अ पब्लिक बॉडी, एन इंस्टीट्यूशन, एंड these all having a distinct legal entity. लीगल एंटिटी या तो नेचुरल पर्सन होते हैं और नहीं तो थ्रू रजिस्ट्रेशन क्रिएट किया जाता है लीगल एंटिटी। विदाउट रजिस्ट्रेशन लीगल एंटिटी क्रिएट नहीं होती, ठीक है। सो इस तरीके से ग्रांट जो है पर्सन को भी दिया जा सकता है, पब्लिक बॉडी को भी दिया जा सकता है, इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है। 228 में ऐसा ही मेंशन है। आगे ABCD हम देखेंगे तो इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन होगा। Thus, grant in aid includes a scholarship may be sanctioned by authority competent. So grant जो है scholarship included है इसमें, by the competent authority to do so under the delegation of financial power rules. इससे पहले हम delegation of financial power rules 2024 के क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। डेलीगेशन समझ में आ जाएगा किसके पास कितना पावर है, ठीक है। तो ये जो अथॉरिटी कंपिटेंट होगी वही सैंक्शन कर सकती है। क्या क्या है, किसको किसको कर सकती है, यहाँ पर तो मोटा मोटी दे दिया गया। अब किसको किसको कर सकती है यहाँ पर मेंशन किया हुआ। इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस सेट अप एज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर अ स्पेसिफिक स्टेच्यूट और एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में
और इंडियन ट्रस्ट एक्ट और अदर स्टेट्यूट। सो ए में 228 में किसको किसको दिया जा सकता है? ऑटोनोमस बॉडी को दिया जा सकता है, सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है उसको दिया जा सकता है, ट्रस्ट एक्ट में कोई ट्रस्ट रजिस्टर हुआ है उसको दिया जा सकता है, या किसी और भी एक्ट के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुआ है उसको भी ग्रांट्स इन एक्ट दिया जा सकता है। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, एनी अदर स्टेट्यूट और एनी अदर इंस्टीट्यूट्स अंडर एनी अदर स्टेट्यूट्स, इनमें से सबको ग्रांट्स इन एड दिए जाते हैं, ऐसा 2281A में है मेंशन किया हुआ है, राइट। इसके अलावा भी कुछ है क्या? ये एक ग्रुप हो गया, ये देखिए ग्रुपिज्म हो रहा है, ये एक क्लास हो गया है। बी में देखिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं एनजीओ। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओs carrying out activities which promote the welfare scheme and programs of the government should be selected on the basis of well-defined criteria regarding financial and other resources, credibility and types of activities undertaken। इंडिया में क्या होता है? इंडिया में ये होता है कि किसी बड़े आदमी ने एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक रजिस्टर कर दिया, या तो वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में करेगा, ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर करेगा, या कोई और भी स्टेट्यूट है उसके अंदर रजिस्टर कर दिया। रजिस्ट्रेशन हो गया कि ठीक है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, उनके लिए हम व्हील चेयर की को प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट से एड ले लिया गया, इंस्टीट्यूशन को क्या करना है? व्हील चेयर प्रोवाइड करना है, वो व्हील चेयर प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरीके से ये एनजीओ चलती है। पर्पस खराब नहीं है, पर्पस अच्छा है। खराब तब होता है जब उसमें जो उसका जो गवर्निंग बॉडी है, जो उसका ऑनर है, वो मिसयूज करना शुरू करता है। 10 रुपया का सामान 100 रुपये में खरीदा हुआ दिखाएगा। जो सामान खरीद रहे हैं वो अपने ही फैमिली मेंबर के द्वारा कोई कंपनी रन करा करके वहां से खरीदेंगे, और कई प्रकार के नेक्सस इसमें आते हैं। इस पर कई बार पॉलिटिकल डिबेट भी हो चुके हैं। सो इस तरीके से एनजीओ बनाए जाते हैं। एनजीओ का जितना भी सोशल अपलिफ्टमेंट है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज है, सो वेलफेयर स्कीम को चलाने के लिए एनजीओ क्रिएट किए जाते हैं। बस ध्यान क्या रखना है? सिलेक्शन जो होना चाहिए, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ वेल डिफाइंड क्राइटेरिया रिगार्डिंग फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, क्रेडिबिलिटी एंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज अंडर टेकन होना चाहिए। ऐसे आंख मुद करके सिलेक्शन नहीं करना है। सिलेक्शन उसकी क्रेडिबिलिटी पर देखना है, उसका ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं कि लिया व्हील चेयर के लिए और किसी आतंकवादी एक्टिविटीज में पैसा खर्चा कर रहा है, किसी पॉलिटिकल स्टंट में खर्चे कर रहे हैं, किसी पब्लिसिटी में लगा हुआ है, उसका मोटिव कुछ अदर देन वो मोटिव है जिसके लिए वो पैसे दिए गए। इस पर नजर रखने की आवश्यकता पड़ती है। 228 का ही सी, एजुकेशनल एंड अदर इंस्टीट्यूट्स बाय वे ऑफ स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड टू स्टूडेंट्स। एजुकेशनल एंड अदर इंस्टीट्यूट्स को भी ग्रांट इनेट की आवश्यकता पड़ती है। स्कूल कॉलेज चलाए जाते हैं, उनको ग्रांट दिए जाते हैं बाय वे ऑफ स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड टू स्टूडेंट। अब ये है स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड, तो जो ये टर्मिनोलॉजी आ रही है, स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोगों के छात्र जीवन में स्कॉलरशिप हम में से बहुत लोगों को मिला होगा, स्टाइपेंड मिला होगा। सो a scholarship is financial aid that helps a student pay for educational expenses. It covers tuition and research costs. सो स्कॉलरशिप क्या होता है? जनरली जो स्कूल का फी होता है, उस फी के आसपास ही कुछ स्कॉलरशिप मिलता है। किस लिए? स्टूडेंट शुड पे फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। जो पढ़ाई लिखाई के आपके खर्चे हैं उसको पे करने के लिए स्कॉलरशिप मिलता है।
जिसमें ट्यूशन फी वगैरह भी होता है, स्कूल के अदर फी होते हैं। सो उसके लिए बेसिकली स्कॉलरशिप मिलता है। स्टाइपेंड क्या है, वो भी सेम है क्या? दोनों टोटली डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है। While the stipend is compensation for training or work as interns, apprentices, fellows, or clergy, a stipend covers living expenses also. दोनों में फर्क समझिए। दोनों में फर्क ये है कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मिलता है अपने स्कूल के फी को भरने के लिए, स्टाइपेंड काम करने के लिए मिलता है। कुछ काम करके काम सीखा जाता है ना, कुछ काम करके काम सीखा जाता है, जिसमें इंटर्न्स होते हैं, अप्रेंटिसेस होते हैं, फेलोज होते हैं। ये लोग काम करते करते काम सीखते हैं, तो कुछ प्रोडक्शन तो करते हैं ना, कुछ आउटपुट तो देते हैं, तो उसके अगेंस्ट में इनको स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड दिया जाता है कुछ इंटर्न्स को, अप्रेंटिस को, फेलोशिप को। ये कुछ काम करते हैं, ये कुछ इनका प्रोडक्शन है, कुछ सर्विसेज रेंडर करते हैं, और उस सर्विसेज रेंडर करते करते वो अपना सीख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है। स्कॉलरशिप में सिर्फ और सिर्फ लर्निंग प्रोसेस है। ही इज ओनली प्योरली स्टूडेंट। यहाँ पर लर्निंग एंड अर्निंग है, यहाँ पर लर्निंग फॉर अर्निंग है। सो इसलिए स्टाइपेंड क्या है? इट इज ए कंपनसेशन फॉर ट्रेनिंग और वर्क एज इंटर्न्स, अप्रेंटिस, फेलोस। इनके लिए ये स्टाइपेंड दिया जाता है। और भी समझ लेते हैं। सम स्कॉलरशिप ऑल्सो इंक्लूड्स कुछ कंप्रिहेंसिव स्कॉलरशिप मिलते हैं, जिसमें एजुकेशनल एक्सपेंसेस के अलावा लिविंग एक्सपेंस को भी ऐड कर देते हैं। तो इसलिए स्कॉलरशिप में इंक्लूड स्टाइपेंड आल्सो। राइट। उम्मीद है आप लोगों को स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो एक कमेंट तो बनता है साहब। चलिए नेक्स्ट। डी, अर्बन एंड रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। सो शहरों में और चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको भी ग्रांट इन एड देना होता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ग्रांट इन एड की आवश्यकता पड़ती है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोऑपरेटिव होता है उसको ग्रांट इन एड देते रहते हैं टाइम टू टाइम। और सोसाइटीज और क्लब्स सेटअप बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। ये ध्यान दीजिएगा, सेटअप बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। इसका मतलब कि सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट की बात हो रही, इधर कहीं भी गवर्नमेंट सर्वेंट की बात नहीं हो रही। सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट टू प्रमोट, सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या प्रमोट करना है? सोशल, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्रमोट करने के लिए सोसाइटी या क्लब बनाते हैं, उनको भी ग्रांट दिया जाता है। किस लिए? एज ए रिक्रिएशनल एवेन्यूज। सो रिक्रिएशनल एवेन्यूज को प्रमोट करने के लिए भी ग्रांट इन एड दिए जाते हैं। राइट। आपका चैनल सीकेजे स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। 228 ओवर हो गया। अब इस चैप्टर में थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि 228 से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है। 229 है जिसमें जनरल प्रिंसिपल फॉर सेटिंग अप ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। 228 ए में ऑटोनोमस से रिलेटेड था, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है 229 में दिया हुआ है। 230 में प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ ग्रांट्स इन एड के बारे में दिया हुआ है। 231 में ग्रांट्स इन एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। सो 229 230 तक जो है ऑटोनोमस हो गया। 231 में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एनजीओ इंक्लूड हो रहा है। 232 में जनरल प्रिंसिपल फॉर अवार्ड ऑफ ग्रांट्स इन एड फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की जो प्रोविजन दिए हुए 232 में दिए हुए। फंडिंग ऑफ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स और स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड के अलावा भी जो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट और स्कीम है उनके लिए 233 में प्रोविजन दिए हुए हैं। रजिस्टर फॉर ग्रांट्स, ये मेंटेन करना है रजिस्टर, 234 में मेंशन हुआ है। अकाउंट्स ऑफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस,
ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस का अकाउंट मेंटेन करना, ये 235 में दिया हुआ है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ये सबका मास्टर है। आप कई बार सुने होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से एनजीओज का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, उनको फंडिंग देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खर्चा तो करना, ग्रांट लेना चाहते थे, खर्चा भी करना चाहते थे, ऑडिट नहीं करवाना चाहते थे। मनमानी तरीके से जो मन किया सो खर्चा कर लिए हैं व्हील चेयर के लिए और खर्चा कर रहे हैं आतंकवादियों के लिए। ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए ऑडिट कराना है। ऑडिट कराते हैं तो आगे का फंड मिलेगा, नहीं कराते हैं नहीं मिलेगा। और इसलिए बहुत से एनजीओ सोचे कि उनकी जो एक्टिविटीज थी वो ऑडिट कराने लायक नहीं थी, तो उन्होंने सोचा भले ना पैसा मिले लेकिन कम से कम ऑडिट नहीं कराएंगे और ट्रैक में नहीं आएंगे, सो निकल गए। और इस तरीके से 37, 38, 39 करते करते आर्टिकल 240 और रूल 245 भी है, जो है रेगुलेशन ऑफ रिकरिंग ग्रांट्स। रिकरिंग ग्रांट्स क्या होते हैं? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, इन सब में रिकरिंग ग्रांट की जरूरत पड़ती है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर मतलब आप अभी आपने देखा ना, रिक्रिएशन का, स्पोर्ट्स का, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रिकरिंग ग्रांट जो दिया जाता है उसका रेगुलेशन 245 में मेंशन किया हुआ है। राइट, शुरू करते हैं हम 229 से। सो 229 जो है वो है जनरल प्रिंसिपल फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन कहाँ पे किया हुआ है? रूल 2282 ए में किया हुआ है। तो जनरल प्रिंसिपल फॉर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? नो न्यू ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन शैल बी क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। साहब, कोई भी आपको इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, कैबिनेट के अप्रूवल से ही बनेगा। बिना कैबिनेट के अप्रूवल का कोई भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं होगा। ये A1 में मेंशन हुआ है। नो न्यू ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन शुड बी क्रिएटेड बाय एन ऑटोनोमस बॉडी। ऐसा ना हो कि एक ऑटोनोमस बॉडी तो क्रिएट हो गई है, अब जो ऑटोनोमस बॉडी क्रिएट हो गई वो अपने अंडर ही और भी ऑटोनोमस बॉडी क्रिएट करे, नॉट अलाउ। हाँ, परमिशन क्या है? regional center, offices, substation, offices of any autonomous body can be created with prior approval। मतलब अगर कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बन गया तो उसके अंडर रीजनल ऑफिस बनेगा, ऑफिस बनेगा, सब स्टेशन बनेगा, ये परमिशन है, बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री, विद कंसल्टेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। अपने मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री में लेके जाइए, तब आपका एक ब्रांच बढ़ेगा। और अगर ऑटोनोमस बॉडी है तो नहीं बढ़ेगा। इसलिए stringent criteria should be followed for setting up of a new autonomous organization and type of activities to be carried out। So आंख मूंद करके ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं करना है, इससे स्टेट की लायबिलिटी बढ़ती है। The Ministry of Department should examine in detail whether the activities proposed to be, अगर नया खोलना है, क्रिएट करना है नया ऑटोनोमस बॉडी, तो क्या एग्जामिन करना है? वेदर द एक्टिविटीज प्रपोज टू बी टेकन अप आर नेसेसरी एट ऑल। क्या ये नितांत आवश्यक है? अगर यस हुआ तब वेदर दीज एक्टिविटीज इफ नेसेसरी नीड टू बी अंडरटेकन बाय सेटिंग अप एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए कि ये आवश्यकता है, तो क्या इसकी ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक नया ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बना के ही काम किया जा सकता है, और whether this should be performed by the concerned गवर्नमेंट एजेंसी करे इसको, और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसको करा लेते हैं। अलग से इसको ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट करने की क्या आवश्यकता पड़ी? जस्टिफाई कर रहा है। ऑल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस न्यू or already in existence should be encouraged to maximize generation of internal resources and eventually attain self sufficiency। देखिए, जैसा जरूरत के अनुसार ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट तो कर दिए गए, ऑटोनोमस बॉडी क्रिएट कर दी, परमिट हो दिया गया, लेकिन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को ये प्रयास करना है
कि धीरे धीरे वो सेल्फ सफिशिएंसी में आ जाए, उनको ग्रांट की आवश्यकता न पड़े, उस पोजीशन पर आ जाए, ऐसा प्रयास करना है। राइट। 229 का 5, the ministry or department may consider creating a corpus fund for an autonomous body only with prior concurrence of Ministry of Finance. So जो autonomous body create हो गया है उसके लिए एक कॉर्पस फंड कर बनाने की आवश्यकता है with prior concurrence of Finance Ministry. If the corpus is created out of budgetary allocation से ही फंड होगा ना, अगर budgetary allocation से ही corpus होगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल आवश्यक है। If the corpus is created out of the internal accruals of the body, approval of administrative, अगर एक्सटर्नल पैसा नहीं चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी आ गया, तो फिर आप अपने मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेकर के कर सकते हैं, और नहीं तो एक्सटर्नल चाहिए तो कॉर्पस क्रिएट करना पड़ेगा विद अप्रूवल फाइनेंस मिनिस्ट्री। यूजर चार्जेस, गवर्निंग बॉडी ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी शैल रिव्यू यूजर चार्जेस, सोर्सेस ऑफ इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन एट लीस्ट वंस इन अ ईयर एंड इन्फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। यूजर चार्जेस क्या है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उस पर आपको चेक करना है, हर साल उसको रिव्यू करना है और मिनिस्ट्री को बताना है। This exercise should preferably be completed for the formulation of union annual budget. एनुअल बजट से पहले ही ये करना है, तभी तो इसको बजट में डाला जाएगा कि ये सेल्फ सफिशिएंसी पर नहीं आ चुके हैं और इनको अभी भी ग्रांट की आवश्यकता है। इसलिए ये एनुअल एक्सरसाइज जो होना चाहिए एनुअल बजट से पहले ही कंप्लीट कर लेनी है, ऐसा 2296 में मेंशन है। ठीक है। 7. All autonomous bodies should maintain database relating to grants, income, expenditure, investment asset, and employee strength in the format prescribed by the Department of Expenditure, Ministry of Finance. So क्या करना है? ऑटोनॉमस बॉडी को डेटाबेस मेंटेन करके रखना है, कितना ग्रांट आया और कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितने एम्प्लॉई हैं, उसका जो मेंटेन जो बताया गया फॉर्मेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, उसके अनुसार डेटाबेस को मेंटेन करना है। अगर ऑटोनोमस बॉडी के स्टेटस को बनाए रखना है, ग्रांट लेना है, तो डेटाबेस तो मेंटेन करना पड़ेगा। फाइनेंशियल एडवाइस फॉर द ऑटोनोमस बॉडी, इसमें क्या होते हैं कि every autonomous organization should designate an officer at the appropriate level to render financial. So एक फाइनेंशियल एडवाइजर हमें रखना पड़ेगा। जितने भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी को अपना एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखना पड़ेगा। Whose concurrence would be obtained for sanction and incurring of expenditure. उसी फाइनेंशियल एडवाइजर का कंकरेंस चाहिए सैंक्शन लेने के लिए भी और एक्सपेंडिचर को इनकर करने के लिए। फाइनेंशियल लिमिट्स अप टू विच सच कंकरेंस इज मैंडेटरी मे बी ड्रॉन अप बाय द ईच ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सेटअप होगा, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि कितने लिमिट तक का फाइनेंशियल एडवाइजर से कंकरेंस लेना है, कितने का नहीं लेना है। बट ये जो पूरा है, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की होगी। Chief Executive Officer of the autonomous body will be solely responsible for overall financial management of the autonomous body. Right? 9 में क्या है? Peer review of autonomous organization. इससे पहले हमने देखा ईयरली रिव्यू। ईयरली रिव्यू किस लिए चाहिए? बजट से पहले चाहिए, सो दैट बजट में उसका प्रावधान किया जा सके। यहाँ पर जो पीयर रिव्यू है ये 3 to 5 ईयर के बीच में किया गया है। Ministry shall put in place a system of external or internal peer review of the autonomous organization every 3 or 5 years, depending on the size and nature of activity. नेचर ऑफ एक्टिविटी कैसा है, उनका साइज कैसा, उसको ध्यान में रख करके 3 से 5 साल के बीच में एक पीयर रिव्यू करना है। पीयर रिव्यू करने का क्या पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप एंड वेदर दीज ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन आर बीइंग अचीव्ड।
किसी खास विशेष पर्पस के लिए ऑटोनोमस बॉडी इंस्टीट्यूट किया गया था, सेटअप किया गया था। वो पर्पस मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ऑब्जेक्टिव जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया था वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको चेक करने के लिए 3 to 5 ईयर में एक रिव्यू करना है। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं हो रही है तो आइदर बिकॉज दे आर नो लॉन्गर रिलेवेंट, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हमने ऑटोनोमस बॉडी इंस्टीट्यूट किए जिनका अब रिलेवेंस ही नहीं रहा, और चाहे वो जॉब ही कंप्लीट हो गया। मान लीजिए कोरोना पर्पस से मीट करने के लिए, कोरोना का वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए कोई ऑटोनोमस बॉडी सेटअप किया गया, कोरोना खत्म हो गया, दैट मीन्स उसका जो नेसेसिटी है नो लॉन्गर रिलेवेंट, नेसेसिटी ही रिलेवेंट नहीं है, चाहे वो कंप्लीट हो चुकी है। तो नेसेसिटी रिलेवेंट नहीं है, जॉब कंप्लीट हो चुका है, और देयर इज ए सब्सटेंशियल फेलर इन अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये 3 कारण मिल गए, या तो नो लॉन्गर रिक्वायर्ड है, नहीं तो काम ही कंप्लीट हो चुका है, और नहीं तो पूरा फेलर चल रहा है उस इंस्टीट्यूशन का। इन 3 कंडीशन में उसको चलाने की क्या जरूरत है भाई? सो सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल पीयर रिव्यू जो 3 से 5 साल होने वाला है, उसमें क्या क्या देखेगा? ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो ए में ठीक है, नहीं हो रहा है तो बी में आ जाइए। तो बी में क्यों नहीं हो रहा है? एक्टिविटीज नो लॉन्गर रिलेवेंट, एक्टिविटीज हैव बीन कंप्लीटेड, और सब्सटेंशियल फेलर इन अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अगर ऐसा सिचुएशन है तब तो फंड नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये मीटिंग, ये जो रिव्यू है, पीयर रिव्यू है, पीयर रिव्यू अपना सबमिट करेगा, रिव्यू करके अपना मिनट जो सबमिट करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि ये आगे चलेगा ऑर्गेनाइजेशन की नहीं चलेगा, राइट। ये 9th का है, सी और डी भी है। Whether the nature of the activity is such that this needs to be performed only by an autonomous organization, ये भी देखना है। क्या अभी भी इस ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की आवश्यकता है या नहीं? Whether similar function are also being undertaken by other organization, अगर ऐसा है तो whether there is a scope for merging और वाइंडिंग अप, ये सब चीजें जो है इस रिव्यू मीटिंग में देखना है। ये रिव्यू डिसाइड करेगी कि ये फर्दर एग्जिस्ट करने वाला है कि नहीं, और यहां पर भी एक चेक लगता है, यहां पर भी डिसाइड किया जाता है कि ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन रहना भी चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इनको ग्रांट देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, राइट। आपका दूसरा चैनल एसीकेसी 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। 229 का 9th का ई, whether the total staff complement particularly, whether the total staff complement particularly at the support level is kept at the minimum, ये भी ध्यान रखना है। ऑटोनोमस बॉडी है ये, तो ऑटोनोमस बॉडी में स्टाफ मिनिमम रखना है, मिनिमम रखें या ज्यादा रखें, ज्यादा रखें तो उसको हटाना पड़ेगा, और नहीं तो मिनिमम पर ही रखना है। वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, करना है। आउटसोर्सिंग किया जा रहा है कि नहीं है, करना है, सो दैट मिनिमम स्टाफ रखा जा सके। टेक्निकल रिक्वायरमेंट, साइंटिफिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है तो करना है, सो दैट मिनिमम स्टाफ पर उसको चलाया जा सके विद बेस्ट इफिशियंसी। एफ में क्या है? whether user charges including overhead, institutional charges, management fee in respect of a sponsored project wherever the output or benefit of services are utilized by others are levied at appropriate level. So user charges जो है appropriate level पे लेवी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी काम है peer review कमेटी का। The scope for maximizing internal resources generation in the organization so that the dependence upon government budgetary support is minimized. So अगर सब कुछ ठीक रहा
तो उस इंस्टीट्यूशन को चलाना भी पड़े, तो इंस्टीट्यूशन ऐसा क्या कर रहा है कि वो रिसोर्सेज सेल्फ जनरेट कर रहा है, सो दैट उसको गवर्नमेंट की फंडिंग की जरूरत ना पड़े, और नहीं तो कम से कम पड़े। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 10, an organization whose performance is found to be outstanding and internationally, अभी देखिए अभी तक का क्या था, इनमें कमियां आ रही थी, इसलिए इनको बंद करना चाहिए, रिसोर्सेज नहीं देना चाहिए, मिनिमम स्टाफ पर चलना चाहिए, 3 से 5 साल का रिव्यू करना चाहिए, ये सब चल रहा था। ये 10th जो है अलग से है, एन ऑर्गेनाइजेशन विच परफॉर्मेंस इज फाउंड टू बी, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी सर्विसेज आउटस्टैंडिंग हो रही है, जिनकी सर्विसेज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो रही है, उनको क्या करेंगे, शुड बी ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी। अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि कोई ऑटोनोमस बॉडी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो उसको ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, सो दैट टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, उसके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए स्टाफ स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, रूल, ये सब इम्प्रूव करने के लिए उसको ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। क्यों? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। सो जितने भी ऑटोनोमस बॉडी है, या तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उनको इनकरेज किया जाएगा, और अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो सावधान, 3 से 5 साल में रिव्यू होगी, रिव्यू में उनके आगे बढ़ने के स्कोप बंद भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट भी बंद किया जा सकता है, स्कीम भी बंद किया जा सकता है, गवर्नमेंट एड बंद किया जा सकता है। इसलिए परफॉर्मेंस बेस्ड ये होता है, ऐसा रूल 229 में मेंशन किया हुआ है, राइट। रूल 11, autonomous organization as also others with a budgetary support of more than rupees 5 crore, 5 करोड़ से ऊपर का है तो उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कराना पड़ेगा। 5 करोड़ से नीचे का है तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन करने की आवश्यकता नहीं है। जो MOU होगी तो दैट विल स्पेल आउट क्लियरली परफॉर्मेंस पैरामीटर। MOU में मेंशन किया रहेगा कि आपको जो ऐड दिया जा रहा है उससे क्या क्या परफॉर्मेंस पैरामीटर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, आउटपुट टारगेट क्या दिया जा रहा है, आपके प्रोग्राम का वर्क क्या है, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट कैसा है। So the output target given in measurable units of performance should form the basis of budgetary support. जो आपका आउटपुट होगा, जो परफॉर्मेंस होगा, उसी के अनुसार आपका बजट डिसाइड किया जाएगा। द रोड मैप फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस विद क्लियर माइलस्टोन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द MOU। सो ये रोड मैप ही डिसाइड करेगा कि आपको कितना ग्रांट मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। अगर 5 करोड़ से ऊपर का आपका रिक्वायरमेंट है बजटरी सपोर्ट की तो, राइट। रूल 12, findings of the peer review should be examined and put up for appropriate decision to the secretary by the concerned program division of the administrative department for the release of grant। So देखिए 5 साल के बाद further release of grant after 3 or 5 years the case should be made conditional on conduct and decision of the findings of the जो peer group review जो ले रहा peer review है, peer review के रिपोर्ट के बाद ही ये डिसाइड होगा। जो 3 साल या 5 साल पर होने वाला है वो जो मेंशन करेगा उसके अनुसार ही किस कंडीशन पर, किस कंडक्ट पे आपको फंडिंग दिया जाए नहीं दिया जाए ये डिसाइड किया जाएगा। ये रूल 229 का यहाँ पर कंक्लूजन है। फंडिंग ऑफ द पीयर रिव्यू शुड बी findings of the peer review should be examined and put up for appropriate decision to the secretary by the concerned program division of the administrative department. Further release of grant after 3 or 5 years, as the case may be, should be made conditional on conduct and decision of the
फाइंडिंग्स ऑफ पीयर रिव्यू, राइट। आज का मोरल थॉट, ये 3 चीजें काफी जिंदगी का नुकसान छीनने के लिए, ये 3 चीजें सफिशियंट है, इनफ है। ये 3 चीजें इनफ है जिंदगी का सुकून छीनने के लिए। क्या क्या? झूठा प्यार, मतलबी यार, और पंचायती रिश्तेदार। सो इन 3 से होशियार रहे। इनके चंगुल में जो गया उसका सुकून तो छीन ही गया। सो सावधान। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेट्स कीप ऑन रिवाइजिंग SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।